हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत हम एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब जो हमारे शब्द सीमा है वो भी कम कर दी गई है। उसके बाद अब 3 मार्क, 5 मार्क और 11 मार्क के हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। तो अभी तक 2014 से लेकर 2019 तक का जो सिलेबस था वो अलग था, अब का जो सिलेबस है वो अलग है। बाकी टॉपिक वही है, सेम टू सेम है टॉपिक। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश का इतिहास। अब मध्य प्रदेश के इतिहास को 2 यूनिट में इंक्लूड किया गया है, यहाँ पर यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। तो यूनिट नंबर 4 में पूरा मध्य प्रदेश का इतिहास, जनजाति, उनकी संस्कृति, तो इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन हैं। और उनके जो मध्य प्रदेश में जो प्रमुख उत्सव और त्यौहार हैं, तो इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूनिट नंबर 4 में। और 5 में इस प्रकार के आएंगे कि मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये अभी नया ऐड किया गया है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन इनसे आएंगे तो वो भी हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 मार्क से किस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब जो 3 मार्क की जो शब्द सीमा है, हम यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे, ताकि आपको यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई दे। देखिए, यहाँ पर हम 3 मार्क की बात करेंगे। अब देखिए, मध्य प्रदेश के इतिहास से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के इतिहास को आपको 3 से 4 तरीके से यहाँ पर पढ़ना है। एक तो आपको प्रागैतिहासिक काल, यानी कि जो मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल था वो कैसा था। उसके बाद में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। उसके बाद में आ जाता है हमारा पूरा सब इसकी रियासतें, यानी कि कौन कौन सी रियासतें हैं। तो जो रियासतें हैं उनका जो उद्भव हुआ है वो मध्यकालीन भारत से यहाँ पर माना जाता है, जब मध्यकाल चल रहा था तब। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मध्य प्रदेश को यहाँ पर कंप्लीट करना है। और यहाँ पर हम देखते हैं किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी। जैसा कि मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासतें भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। और उसके बाद में जो संस्कृति के क्षेत्र में जो प्रमुख व्यक्ति रहे हैं, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है, ठीक है, तो उनके बारे में भी यहाँ पर क्वेश्चन आता है। तो देखिए, जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में पूछा है, तो आपको इस प्रकार से भी पढ़ना है कि कौन सा मध्यकालीन भारत से संबंधित था, कौन सा आधुनिक भारत से संबंधित साहित्यकार था और कौन सा प्राचीन काल से संबंधित था। जैसे कि यहाँ पर कालिदास के बारे में 2014 में पूछा गया था, ये प्राचीन काल से संबंधित है। तो आप इस प्रकार से यदि इन्हें बांटकर पढ़ोगे कि प्राचीन काल के कौन कौन से साहित्यकार थे और आधुनिक काल के कौन कौन से हैं, मध्यकाल के कौन कौन से हैं, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा याद रखने की भी आवश्यकता नहीं होगी। आपको ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर माइंड काम करेगा, किस प्रकार की इनकी प्रवृत्ति रही होगी, इनका सोचने का तरीका रहा होगा। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी ये 2014 में पूछा गया है। और उसके बाद में कालिदास 2014 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि बालकृष्ण शर्मा नवीन, तो ये 2015 में पूछा गया है। अब देखिए, यहाँ पर व्यक्ति विशेष से भी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, 2014 में भी, 2015 में भी। तो आपको जितने भी मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे वो संस्कृति के क्षेत्र में हो, चाहे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया हो, तो उनको सबको यहाँ पर तैयार करना है। या फिर मध्यकाल में या प्राचीन काल में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, तो ऐसे व्यक्तियों को आपको 3 मार्क में यहाँ पर तैयार करके रख लेना है, जैसे कि बालकृष्ण शर्मा नवीन। अब उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट है कि अहिल्याबाई होलकर। तो अहिल्याबाई होलकर के बारे में 2016 में पूछा गया था। अब 2016 में ही पूछा गया था डॉक्टर रघुवीर सिंह। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मांडू महल, यानी कि मध्य प्रदेश में जो जो फेमस चीज़ें हैं, तो उनको भी आपको यहाँ पर 3 मार्क में तैयार करके रखना है। तो ये मांडू महल के बारे में पूछा गया है 2016 में। भवभूति के बारे में पूछा गया है, प्राचीन काल से संबंधित है। अब जैसे कि आपको ये साहित्यकार हैं, ये आपको प्रारंभिक परीक्षा में भी पढ़ना है। तो आप प्रारंभिक परीक्षा में क्या करिए, इन्हें थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लीजिए, तो आपको वहाँ पे 3 पॉइंट इनके मिल जाएंगे कि ये कौन थे और इन्होंने किस क्षेत्र में कार्य किया, इनकी कौन कौन सी रचनाएँ थी, ये क्यों फेमस है, क्यों जाने जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि यहाँ पर आधुनिक भारत संबंधित है, स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने योगदान दिया है और ये एक रचयिता भी हैं, तो इनका ये क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। उसके बाद में यहाँ पर भूमरा का मंदिर, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख जो स्थल हैं, जो भी स्थल है, चाहे वो जैन धर्म से संबंधित हो, बौद्ध धर्म से संबंधित हो, हिंदू धर्म से संबंधित हो, जैसे कि ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, तो इस प्रकार के यहाँ पर आपको क्वेश्चन तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार के यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो आपको 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखना है, एक तो व्यक्ति विशेष
उसके बाद में प्रमुख जो स्थल है मध्य प्रदेश के, तो वो आपको तैयार करना है। वो आपके संस्कृति से भी जुड़े हो सकते हैं, प्राचीन इतिहास से भी जुड़े हो सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आपको तैयार करना है। और जो विशेष विशेष व्यक्ति हैं, जैसे कि आप मान के चलो, जैसे कि आप प्राचीन भारत में जैसे चंदेल वंश में जाओगे तो वहाँ पर आप राजा धंग, विद्याधर, उसके बाद में, और जैसे कि आप परमार वंश में आओगे तो राजा भोज को आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद में वागपति मुंज को यहाँ पर तैयार कर लेना है, सिंधु राज को तैयार कर लेना है, और चंदेल वंश में परमार्दी देव, जिनके जो 2 सैनिक थे आल्हा और उदल, तो उनके बारे में भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से आपको सोचना है और इस प्रकार से आपको तैयार करना है। आप प्रारंभिक परीक्षा में भी इन्हें पढ़ते हो। अब देखिए यहाँ पर जो 2019 में पूछा गया था, ये शंकर शाह, ठीक है। तो ये हमारे जो आदिवासी विद्रोह हैं, यानी कि हम इन्हें आधुनिक भारत से यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो इन्होंने भी बहुत योगदान दिया है। उसके बाद में भीमा नायक 2019 में पूछा गया था। बाघ की गुफाएं यहाँ पर पूछा गया है, तो उदयगिरी की गुफाएं आपको तैयार कर लेना है। तो जितनी भी मध्य प्रदेश में गुफाएं हैं वो भी आपको 3 मार्क में तैयार करके रख लेना है। और सिवनी सत्याग्रह टूरिया, अब जबलपुर सत्याग्रह आपको तैयार कर लेना है। भोपाल में भी एक हुआ था त्रासदी। उसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश का नरसंहार किसे कहा जाता है, ये आपको सब तैयार करना है। यानी कि आपके जो सिलेबस है उसमें ही आपको दे के रखा है सब, कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक विभिन्न कला प्रारूपों, साहित्य एवं पर्व, यानी कि जो प्रमुख पर्व हैं वो भी आपको यहाँ पर तैयार करना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर सोचना है। उसके बाद में विश्व धरोहर स्थल, जो अभी जो संभावित धरोहर स्थल अभी जो प्रस्तावित हुए हैं उन्हें भी आपको यहाँ पर तैयार करके धर लेना है। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करना है 3 मार्क की, ठीक है। तो 3 मार्क में यहाँ पे आपको ज़्यादा ये नहीं लगा होगा कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से आपको 200 से 250 3 मार्क यहाँ पे बना के रख लेना है एमपी जीके के। तो जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 2014 से लेकर 19 तक के आपको क्वेश्चन बता दिए हैं, क्योंकि एमपी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। अभी 2 यूनिट में ऐड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। यहाँ 2019 में ही देख लीजिए आप 5 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन आए हैं ये, तो आपको देख लेना है इस प्रकार से, यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए 5 मार्क पहले 6 मार्क में आते थे, अब वही क्वेश्चन 5 मार्क में आएंगे। तो अब देखिए आपको क्या करना है, जैसे 5 मार्क में आपको 1 से 2 लाइन का इंट्रो जरूर देना चाहिए। उसके बाद में जो मुख्य प्रश्न पूछा है उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि अवंतीबाई के विषय में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में आप बताइए। अगर यही क्वेश्चन अब वापस से रिपीट होता है, देखिए ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, अब यही क्वेश्चन यदि वापस से रिपीट होता है तो आपको 1 से 2 लाइन में ये बताना है कि अवंतीबाई कौन थी, कहाँ की शासिका थी, ये आपको बताना है। उसके बाद में यहाँ पर पूछा है उनके विषय में आप क्या जानते हैं, यानी कि अगर किसी के विषय में यदि पूछा जाता है तो आपको ये चीज़ बताना है कि उसे किस लिए जाना जाता है, उनका क्या योगदान है, ठीक है, और उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही है, उन्होंने संस्कृति के क्षेत्र में क्या किया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बतानी होती है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांडू के भवनों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब मांडू के भवन हैं तो इसके बारे में आपको बताना है कि किस प्रकार की उनकी कला संस्कृति है, किन्होंने इसे बनवाया है, तो सभी आपको यहाँ पर उसकी पूरी विशेषता बतानी थी। ये 2014 में पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खजुराहो के मंदिर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर कला संस्कृति, प्रारूप, पर्व, उत्सव, त्यौहार, ये सब आपको दिए गए हैं, तो ये आपको तैयार करना है। अब यहाँ पर ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, यानी कि खजुराहो के बारे में 1-2 बार आता ही है क्वेश्चन, या तो 3 मार्क में पूछ लेते हैं या फिर प्रारंभिक परीक्षा में, तो आपको ये तैयार करना है। तो खजुराहो के मंदिर का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अब ये खजुराहो में भी जैसे कि आप जितने डायमेंशन आप दे सको, तो खजुराहो पहले तो आपको बता देना कहाँ स्थित है, यहाँ पे जो भवन हैं किन्होंने बनवाए हैं, और जैसे कि इनका क्या, जैसे कि संस्कृति के क्षेत्र में उनका क्या योगदान था, जैसे राजा महाराजा का आप बता सकते हो। बाकी आपको यहाँ पर मंदिरों के बारे में बताना है। तो मंदिरों के बारे में आप इन्हें 3 भागों में बांट के बता सकते थे, जैसे कि पूर्वी मंदिर, उसके बाद में पश्चिमी, और उसके बाद में जो मध्य के जो मंदिर हैं, इस प्रकार से। उसके बाद में यहाँ पर देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल का संक्षिप्त में विवरण दीजिए। ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये कुछ जो मध्य प्रदेश के जो विशेष संग्रहालय हैं, तो ये भी आपको तैयार करके रख लेना है। उसके बाद में जैसे कि एक आता है भारत भवन, तो भारत भवन के बारे में भी आपको तैयार करके रखना है। तो उसके जो प्रकार हैं वो भी पूछे जाते हैं।
अब देखिए यहाँ पर व्यक्ति विशेष, अब देखिए यहाँ पर आप देखोगे कि जो फेमस व्यक्ति हैं उनके बारे में ही यहाँ पर पूछा जाता है, जैसे कि रानी दुर्गावती तथा मुगल सेना के बीच हुए युद्ध का वर्णन कीजिए। तो ये 2016 में पूछा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बौद्ध स्थलों की विशेषताएं को रेखांकित कीजिए, यानी कि रेखांकित करें। तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि मध्य प्रदेश के बौद्ध स्थल यहाँ पर पूछे हैं, उसके बाद में आपको यहाँ पर जैन धर्म के भी स्थल यहाँ पर तैयार करके रख लेना है। मध्य प्रदेश में कुछ हिंदू धर्म स्थल हैं, उनको भी आपको तैयार करना है। तो ये इस प्रकार से आपको अलग अलग प्रकार से यहाँ पर तैयार करके रख लेना है। आपको पता होना चाहिए कि जो पीताम्बरा पीठ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है या फिर जैन धर्म से संबंधित है। मुक्तागिरी कहाँ है, तो उसकी क्या क्या विशेषता है, कहाँ पर वो स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मुक्तागिरी, पुष्पगिरी, तो ये सब जैन धर्म से संबंधित यहाँ पर प्रमुख स्थल है मध्य प्रदेश में। अब मालवा चित्रकला की विशेषताएं पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार के, जैसे कि मध्यकालीन भारत से संबंधित क्वेश्चन हैं, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये तैयार करना है कि मालवा की चित्रकला की क्या विशेषता है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब कुंवर सिंह पर एक टिप्पणी लिखिए, तो ये 2018 में पूछा गया था। देखिए ये भी विशेष व्यक्ति है, ये आधुनिक भारत से संबंधित व्यक्ति हैं। तो आपको व्यक्ति विशेष के बारे में, उनकी उपलब्धियां और उनके बारे में कुछ उनका जो योगदान है, उन्होंने संस्कृति के क्षेत्र में क्या किया है, तो इस प्रकार से आपको तैयार करके रख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल संक्षिप्त में विवरण कीजिए। अब मध्य प्रदेश की कौन कौन से विश्व धरोहर स्थल है, तो अभी जो वर्तमान की बात की जाए तो 3 है, बाकी अभी यूनेस्को की सूची में अभी 2 को प्रस्तावित यहाँ पर किया गया है। तो वो भी आपको यहाँ पर आप लिख सकते हो निष्कर्ष में। उसके बाद में यहाँ पर जगनिक के साहित्यिक योगदानों पर आप प्रकाश डालिए, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो अब भवभूति, कालिदास और भी जितने भी साहित्यकार रहे हैं मध्य प्रदेश के, तो उनके बारे में, उनका जो योगदान है वो आपको तैयार करके रख लेना है। यानी कि एमपी जीके से आप जो सिंपल जो एमपी जीके पढ़ते हो, यानी कि आप प्रारंभिक परीक्षा के तौर पर भी अगर एमपी जीके पढ़ोगे तो भी आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। बाकी आपको क्या करना चाहिए, जो विशेष प्रश्न हैं जो आपको लगते हैं कि आ सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर बता रहे हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं, तो इन क्वेश्चन को आप पहले ही बना के रखो, ताकि आपको वहाँ पर ज़्यादा सोचने का वहाँ पर आपके पास टाइम नहीं रहता है। तो इन्हें आप क्या करो, पहले ही बना के रख लो, ताकि जैसे ही वहाँ पर क्वेश्चन आए, जैसे कि आप कालिदास के बारे में पूछा कि कालिदास का साहित्य के क्षेत्र में क्या योगदान है, अगर ऐसा पूछा तो आपको सोचना ना पड़े कि उनकी कौन कौन सी रचनाएं थीं, उनका क्या योगदान है, तो उनके बारे में वहाँ पर एकदम से याद नहीं आता है। तो सबसे अच्छी रणनीति यही होती है कि इनके आप छोटे नोट्स बना के रखो, या फिर इन्हें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में तैयार करके रखो। बाकी जो सटीक रणनीति होती है वो यही होती है कि इन्हें आप छोटे बना के रखो। यानी कि जगनिक के बारे में आपने उनकी 4-5 रचनाएं लिख ली, उनके 3 से 4 आपने योगदान लिख लिए कीवर्ड में, या फिर छोटे नोट्स आप जैसा भी बनाना चाहो। वैसे तो नोट्स छोटे ही बनाना चाहिए। अगर जगनिक के बारे में यदि आपको और भी पढ़ना है तो आप चाहें तो बुक्स से भी पढ़ सकते हैं। बाकी नोट्स क्या है, नोट्स लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको बनाना है। यानी कि आपके जो नोट्स हैं ऐसे होना चाहिए सिनॉप्सिस कम नोट्स। उसके बाद में यहाँ पर अमरकंटक के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व की विवेचना कीजिए। तो आप यहाँ पर धार्मिक और सांस्कृतिक यहाँ पर दोनों साथ में भी बता सकते हो। तो इस प्रकार से जो भी पर्यटन स्थल है, पचमढ़ी है, उसके बाद में और भी पर्यटन स्थल है, शिवपुरी है, तो यहाँ पर जो प्रमुख जो नगर हैं, महल हैं, किले हैं, तो इनके बारे में भी यहाँ पर इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में इस प्रकार का दिया हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित मध्य भारत राज्य की भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। यानी कि स्वतंत्रता जैसे मध्य प्रदेश को प्राप्त हुई थी, उसके बाद में यहाँ पर मध्य भारत में क्या क्या परिवर्तन आए थे, वो कितना क्षेत्र यहाँ पर था, ये सब आपको यहाँ पर ये बताना था। उसके बाद में मालवा उत्सव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए मालवा की चित्रकला पूछ लिया गया है, मालवा उत्सव पूछ लिया है। तो इसी प्रकार से आपको जैसे कि बुंदेलखंड में जो कौन कौन से उत्सव होते हैं या पर्व त्यौहार मनाते हैं वो आपको तैयार करना है, और किसी जनजाति में भी कोई से उत्सव मनाए जाते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर तैयार करके रख लेना है। 2019 में पूछा गया था। मध्य प्रदेश स्थित उदयगिरी की गुफाओं की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि आपको किस प्रकार से यहाँ पर तैयारी करना है। अब देखिए ये तो हुई यहाँ पर कुछ जैसे कि ऐसे प्रश्न जैसे कि जो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के आपने यहाँ पर प्रश्न देखे, कुछ साहित्य से भी यहाँ पर आपने प्रश्न देखे। बाकी आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश का थोड़ा सा पहले का भी इतिहास उठाना है, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में आप देखोगे कि पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल हमें पढ़ना है, क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता के यहाँ पर अवशेष नहीं मिले हैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो यहाँ पर पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के कुछ अवशेष मिले हैं, तो वो भी आपको तैयार करना है। जैसे कि पाषाण काल में आप 2 से 3 चीज़
चीज़ों को तैयार करोगे, जैसे कि एक आदमगढ़ जो कि जिला होशंगाबाद में है, तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, यहाँ क्या देखने लायक स्थल है, और इस प्रकार से यानी कि पर्यटन के क्षेत्र में इनका किस प्रकार से योगदान है, इस प्रकार से भी आप यहाँ पर तैयार कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको भीमबेटिका के बारे में भी आपको 11 मार्क का यहाँ पर बना के रखना है, क्योंकि भीमबेटिका को 11 मार्क में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ताम्रपाषाण काल में आप देखोगे कायथा, एरण, उसके बाद में नवदा टोली, औरा, डांगवाला, नागदा, इस प्रकार के जो अन्य स्थल हैं, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के ताम्रपाषाण कालीन स्थल बताइए, या फिर इनकी विशेषताएं क्या हैं, इन्हें समझाइए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। तो मध्य प्रदेश में लोह युगीन संस्कृति के भी ज़्यादा कोई यहाँ पर अवशेष नहीं मिले। सबसे पहले पाषाण काल आया था, उसके बाद ताम्रपाषाण काल, फिर कांस्य युगीन सभ्यता, और उसके बाद में यहाँ पर लोह युगीन सभ्यता। ठीक है, तो जो कांस्य सभ्यता है शायद वो ताम्रपाषाण काल से पहले आ चुकी थी, और यहाँ पर लोह युगीन सभ्यता के भी इतने ज़्यादा यहाँ पर नहीं मिले हैं अवशेष। और जैसे कि आप वैदिक युग और वैदिक युग के बारे में भी यहाँ पर थोड़े थोड़े से तैयार कर सकते हो, जैसे कि कारुस वंश, चंद्र वंश, जिसे एल साम्राज्य भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से भी आपको यहाँ पर थोड़े से तैयार करके रख लेना है, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आप आओगे जैसे कि महाजनपद काल में, तो महाजनपद काल में आपको चेदी और अवंती के बारे में यहाँ पर तैयार करके रख लेना है। उसके बाद में मौर्य काल की कला एवं संस्कृति के बारे में आपको तैयार कर लेना है। मौर्य काल के स्तूप आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे सांची के स्तूप, है ना। तो पूरे मौर्य काल के यहाँ पर स्तूप पूछे जा सकते हैं कि मौर्यकालीन स्तूप कहाँ कहाँ स्थित है, उनकी क्या क्या विशेषता है, और पर्यटन के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं, क्योंकि पर्यटन नीति भी आपसे पूछ सकते हैं, पर्यटन नीति भी आपको तैयार करना है। सांची का स्तूप, तुमेन का स्तूप, और कसराबाद का स्तूप, और देव कोठार। तो इस प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन है। मौर्यतन युगीन में आपको शुंग वंश भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही यहाँ पर संबंधित है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर तैयार करना है। और जैसे मध्य प्रदेश के प्रमुख जो वंश है, वल्लभी, नल वंश, इस प्रकार के हैं, कलचुरी वंश, और चंदेल वंश, और परमार वंश। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट वंश हैं दोस्तों, तो वो है चंदेल वंश और परमार वंश। तो चंदेल वंश में मतलब कि कुछ कुछ जो फेमस शासक हुए हैं, जैसे कि राजा धंग हुए हैं, उसके बाद में यशोवर्मन और विद्याधर और परमार्दी देव। तो इनके बारे में आपके इनको मतलब कि थोड़ी सी इनको क्या है उपलब्धियां आपको तैयार करके रखना है। अब परमार वंश की बात करते हैं, तो परमार वंश में सबसे फेमस जो शासक हुए हैं वो है राजा भोज। तो राजा भोज को यानी कि एक विद्वान भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें अनेक कलाओं का इन्हें ज्ञान था। ठीक है, ये संस्कृति के क्षेत्र में भी थे, और उसके बाद में जैसे साहित्यकार भी थे एक, और भी तरीके के यानी कि इनको नॉलेज थे। उसके बाद में सिंधुराज के बारे में आपको तैयार करके रख लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रिपेयर करके रखना है। और जैसे कि आधुनिक भारत में आप देखोगे, जैसे कि 1857 के विद्रोह में जैसे कि प्रमुख जो व्यक्ति है, जैसे कि शेख रमजान जो कि सागर से संबंधित है, टंटिया भील, शंकर शाह। तो देखिए शंकर शाह के बारे में भी क्वेश्चन आ गया है। तो अब आपको शहादत खान, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, भीमा नायक के बारे में भी क्वेश्चन आ गया है, झलकरी बाई, रानी अवंतीबाई, गिरधारी बाई। तो इनके बारे में आपको सबको तैयार करके रखना है। और शेख रमजान, तो इस प्रकार के इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, ये आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। और उसके बाद में प्रमुख रियासतें वाले क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 11 मार्क, और जैसे कि अभी जो 11 मार्क है तो ये 11 मार्क के जो क्वेश्चन हैं, तो इस प्रकार से अभी क्वेश्चन पूछे गए थे। अब 200 शब्दों में आपको लिखना है, यानी 2 पेज में। मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन पर प्रकाश डालिए, विवरण यहाँ पर दीजिए। 2014 में भी पूछा गया था, 2016 में भी पूछा गया है, तो 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आपको मध्य प्रदेश की जो पर्यटन नीति है वो भी आपको तैयार करके रख लेना है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल आपको यहाँ पर बताना था। आप इसे इस प्रकार भी बता सकते हो कि जैसे कि पर्यटन का आप पहले 2 से 4 लाइन का आप इंट्रो दे दीजिए। उसके बाद में जहाँ जहाँ पर्यटन स्थल है, जैसे कि शिवपुरी हुआ, पचमढ़ी हुआ, और भी हैं, तो आप ये इस प्रकार से यहाँ पर बताने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति के बारे में भी यहाँ पर जिक्र कर सकते थे। अब आपको एक बात का वो ध्यान रखना है कि जो 11 मार्क के जो क्वेश्चन आएंगे, आपको इसमें इंट्रो और कंक्लूजन दोनों लिखना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए राजा भोज की उपलब्धियों के आधार पर उनका मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ पर मूल्यांकन में आपको उनके सारे पक्षों को यहाँ पर बताना था, यानी कि उनका संस्कृति के क्षेत्र में क्या योगदान था, उसके बाद में एक कौशल योद्धा के तौर पर वो कैसे थे, और भी अनेक तरीके के एक विद्वान के रूप में आपको उनका वर्णन करना था।
तो इस प्रकार से आप इनका यहाँ पर मूल्यांकन कर सकते थे। मूल्यांकन का अर्थ ये होता है कि उनके सारे पक्षों को देखा जाए। अगर उनके कुछ नकारात्मक पक्ष हैं तो वो भी आपको देखना है, कुछ सकारात्मक पक्ष है तो वो भी आपको देखना है। नेक्स्ट है कि सल्तनत कालीन मालवा के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। तो देखिए मालवा के बारे में यहाँ पर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। मालवा की चित्रकला पूछा था, सामाजिक जीवन यहाँ पर पूछा था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको तैयार करना है। देखिए जैसे कि यहाँ पर 2014 और 16 में रिपीट हुआ, तो ये क्वेश्चन आपको ये भी तैयार करके रख लेना है, क्योंकि ये रिपीट भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर राजा भोज का एक तौर पे देखा जाए तो ये मूल्यांकन पूछा है, यहाँ भी मूल्यांकन पूछा है, तो ये रिपीट ही हुआ है ये क्वेश्चन। अब मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। जैसे कि आप यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन यदि डील करते मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन पर प्रकाश डालिए, तो इसमें भी आप थोड़ा सा यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देने के कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखते, यानी कि पर्यटन का आपको एक पेज का पूरा नोट्स तैयार करके रख लेना है कि पर्यटन नीति कब आई है, पर्यटन कौन कौन से पर्यटन स्थल है, उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये आपको इस प्रकार से तैयार करना है। उसके बाद में यहाँ पर भोज परमार 1010 से 1055 की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों का यहाँ पर मूल्यांकन कीजिए। तो इस प्रकार से इनको एक राजनीतिक तौर पे भी आपको बताना था और संस्कृति के क्षेत्र में इनके क्या योगदान है वो भी आपको यहाँ पर बताना था। ये 2018 में पूछा गया है। अब जैसे कि आपको यहाँ पर राजनीतिक पूछा है, सांस्कृतिक पूछा है, तो ये दोनों के आधार पर ही आपको यहाँ पर इनका मूल्यांकन करना है। उसके बाद में यहाँ पर मध्य प्रदेश के झंडा सत्याग्रह आंदोलन पर प्रकाश डालिए। देखिए अब यहाँ पर आधुनिक भारत से यहाँ पे संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। तो आधुनिक भारत में जैसे झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था और उनमें किन किन नेताओं ने भाग लिया था, ये आपको यहाँ पर लिखना था। अब चंदेल शासक विद्याधर की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए, ये 2019 में पूछा गया था। अब जो बाकी जो शासक मैंने बताए हैं तो वो भी आपको तैयार करके रख लेना है, उनकी भी उपलब्धियाँ आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर हमने प्राचीन भारत यानी कि मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो सारे यहाँ पर क्वेश्चन देख लिए हैं। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो वो मध्य प्रदेश के भूगोल से यहाँ पर बात करेंगे। सॉरी दोस्तों, मध्य प्रदेश का नहीं, विश्व, भारत और मध्य प्रदेश तीनों के भूगोल की यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और बाकी आप हमारे फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर अन्य कोई आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगी इंस्टा मोजो के, तो वहाँ से आप जो भी पीडीएफ आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। वहाँ पर आपको कुछ फ्री भी हैं, कुछ पेड पीडीएफ भी हैं, तो जैसा आपको लगे वैसा आप ले सकते हो। और यदि जैसे कि आपको पीडीएफ परचेस करने के बाद नहीं मिलती है तो आप इस नंबर पर यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये 7470833572। ठीक है, आपको जैसे कि आपने पेमेंट कर दिया उसके बाद में आप यदि आपको पीडीएफ नहीं मिली तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।